नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस पढ़ रहे हैं और ये जो जनरल साइंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम MP फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे MP पटवारी हो, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सभी एग्जाम दोस्तों जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पहले मैंने आपको टॉपिक वाइज NCERT के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सभी पढ़ा दिया हूं। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चल जाओ, वहां आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम जो सामान्य विज्ञान पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्या है? ओल्ड क्वेश्चन पेपर MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम का, जो 18 जुलाई 2017 को दोस्तों सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो दोस्तों हमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, लेकिन विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मतलब दोस्तों उसकी संपूर्ण व्याख्या के साथ, उससे इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं, रिलेटेड फैक्ट हैं, सभी को वहां पर हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, पार्सेक मात्रक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, याद रखना। ठीक है, MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में और MP पटवारी में भी इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पार्सेक मात्रक है समय का, वेग का, दूरी का या कोण का। तो देखिए दोस्तों, पार्सेक जो मात्रक होता है ना, डिस्टेंस का मात्रक है या दूरी का मात्रक होता है। ठीक, पार्सेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो पार्सेक किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये वाला, याद रखना। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट मात्रक हैं दोस्तों, ठीक है, सभी को क्या करना है, एक बार डिस्कस करना है। देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या होता है दोस्तों? पार्सेक होता है। मतलब दोस्तों क्या पार्सेक किसका मात्रक हो गया? दूरी का मात्रक हो गया। एक पार्सेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक होता है। देखिए दोस्तों, दूरी का मात्रक पार्सेक तो होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष भी होता है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष में दोस्तों याद रखना 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर होते हैं। कितना? 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी मात्रक वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपकी किताब में आपको जहां से भी सोर्स मिल रहा है दोस्तों, तो आपको करना है सारे, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया मात्रक वाला, ठीक है, पार्सेक वाला, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, मात्रक वाले जितने भी फैक्ट हैं सभी को क्या करना चाहिए, एक बार में पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, याद रखना दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है जूल SI पद्धति में, लेकिन CGS पद्धति में दोस्तों इसका मात्रक अर्घ हो जाता है। किसका? कार्य का या वर्ग का। ठीक है, कार्य का या वर्ग का। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि 1 जूल बराबर कितने अर्घ होता है। तो याद रखना 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ होता है। क्या होता है? 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ होता है। इसके अलावा दोस्तों एक बार और ये पूछा गया था कि बल का मात्रक क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और बल का मात्रक डाइन भी होता है CGS पद्धति में। SI पद्धति अलग होता है दोस्तों और CGS पद्धति अलग होता है। ठीक है, तो याद रखना बल का मात्रक SI पद्धति में न्यूटन होता है और CGS पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर दोस्तों 10 की घात 5 डाइन होता है। ठीक, MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों NCERT बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, और ये 1 जूल और 10 की घात 7 अर्घ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी 2017 के MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए जितने भी यहाँ फैक्ट लिखा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। घनत्व का मात्रक दोस्तों किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल, विस्थापन का मीटर, चाल का मीटर प्रति सेकंड और वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए दोस्तों, जब हम टॉपिक डिटेल में पढ़ते हैं ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं चाल, ठीक है, या वेग, तो वहां पर आपको मैंने कई बार बता चुका हूं कि ये मीटर प्रति सेकंड कैसे आता है। जैसे उदाहरण के लिए बता देता हूं, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार से ये क्या बनते हैं, मात्रक बनते हैं। तो आपका काम है दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको याद करना है। पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है। तो याद रखना दोस्तों, पृथ्वी से वायुमंडल किसके कारण संबंध है? ग्रेविटी के कारण संबंध है, गुरुत्व द्वारा संबंध है। ठीक है, गुरुत्व द्वारा संबंध है। ठीक है, अब ये गुरुत्व क्या होता है? आपने गुरुत्वाकर्षण का नाम सुना होगा दोस्तों। दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है? ठीक है, वो होता है क्या? गुरुत्वाकर्षण। ठीक, और यहां पर दोस्तों उसने गुरुत्व बोला है। याद रखना दोस्तों, यदि दो पिंड में से एक पिंड पृथ्वी हो जाए, क्या हो जाए? दो पिंड है दोस्तों और एक पिंड पृथ्वी हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वहां जो आकर्षण बल लगता है उसे गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण आपने सुना होगा दोस्तों, जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए
देखिए दोस्तों, वह आकर्षण बल जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है क्या कहलाता है? गुरुत्व कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण किससे होता है? दूरी से होता है। किससे होता है? दूरी से होता है। ये जो एनसीईआरटी है दोस्तों, ये 11-12 क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये याद रखना, 11-12 की एनसीईआरटी भी आपको हल्का हल्का पढ़ना है, ठीक। पूरे टॉपिक नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी बात समझिए दोस्तों, जैसे मान के चलिए आप किसी आदमी से प्रेरित होते हैं, प्रेरण कह रहा है यहाँ, तो प्रेरण में क्या होता है? मान के चलिए आप किसी भी एक महान आदमी को क्या कर रहे हैं, उससे आप प्रेरित हो रहे हैं, तो कैसे होते हैं? दूर से प्रेरित होते हो ना, ठीक है। तो प्रेरण में आवेशों का जो स्थानांतरण होता है दोस्तों, दूरी से होता है। कैसा होता है? प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण कैसे हो जाता है? दूरी से हो जाता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्रेरण होता है ना, इसमें एक आवेशित चालक होता है और एक अनावेशित वस्तु जो रहती है। तो ये आवेशित वस्तु से दोस्तों क्या होता है? अनावेशित वस्तु बिना टच हुए, ठीक है, मतलब एक दूसरे के किनारे आए हुए क्या हो जाता है? आकर्षित होते हुए ना आवेशित हो जाती है। तो ये होता है प्रेरण। तो याद रखना, प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण किससे होता है? दूरी से होता है, ठीक। चलिए, अब दोस्तों आवेश क्या होता है, मैंने बता चुका हूं कि आवेश परमाणु का मूल कण होता है और धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश का मात्रा कूलाम होता है। एक कूलाम आवेश बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम का आवेश होता है, ठीक। ये सारे फैक्ट मैंने दोस्तों जब आपको पढ़ा रहा था विद्युत धारा वाला टॉपिक तब बताया था, ठीक। विद्युत धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, ठीक है, I = Q/T। और धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। यदि दोस्तों कूलाम प्रति सेकंड हो जाए तो कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है, ठीक। सारे फैक्ट मैंने वहां पर बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था, ठीक। विद्युत धारा को कहे से मापते हैं? एमीटर या अमीटर के द्वारा मापते हैं। कौन से क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। विभवांतर का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। जो विभवांतर का मात्रा वोल्ट होता है, और वोल्ट मीटर जो होता है दोस्तों विभवांतर को मापने की युक्ति का नाम होता है। वोल्ट मीटर कौन से क्रम में जुड़ा होता है? पार्श्व क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। विद्युत धारा हमेशा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर प्रवाहित होती है, मतलब उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। मैंने बताया था दोस्तों कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। पूरे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम मैंने बताया था, V = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा, जहां R क्या है दोस्तों? प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक मैंने आपको बताया था कि ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। याद रखना, वोल्ट प्रति एम्पियर को भी ओम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार कि वे कारक कौन कौन से हैं जिनमें चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक। वहां पूछा था नहीं करता है, तो चालक की लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, और तापमान के समानुपाती, और पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है दोस्तों? किसी पदार्थ चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, रेजिस्टेंस निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बॉल बेरिंग का प्रयोग किए जाते हैं। मैंने घर्षण टॉपिक को दोस्तों आपको इतने अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपने उस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप छोड़ ही नहीं सकते। 100% बता रहा हूं दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। मैंने इतने अच्छे से दोस्तों आपको घर्षण टॉपिक पढ़ा चुका हूं, ठीक है। यदि आपने उस टॉपिक को देख लिया ना, आपका 100% 1 या 2 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, बॉल बेरिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? घर्षण कम करने की किया जाता है। बेरिंग मतलब समझ रहे हो ना आप? घर में आप यदि सिंपल दोस्तों घर का थोड़ा बहुत काम भी जानते हो, समझ होंगे बेरिंग छर्रा होता है उसमें, ठीक है, ठीक। छर्रे लगे रहते हैं ना, ठीक, वही बेरिंग होती है। साइकिल में भी बेरिंग होती है, जितने भी वाहन होते हैं सब में बेरिंग लगती है। तो क्या होता है उससे? क्या होता है? घर्षण नहीं होता, ठीक है। बॉल बेरिंग का उपयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। चलिए अब देखिए दोस्तों, कर्षण। देख, अभी घर्षण तो सुन लिया आपने, लेकिन कर्षण क्या होता है भाई? तो देखिए दोस्तों, कर्षण क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि तरल, ठीक है, तरल पदार्थों के द्वारा जो होता है दोस्तों क्या होता है? कर्षण होता है। अब देखिए दोस्तों, तरल क्या होते हैं? याद रखना, तरल जो होता है दोस्तों, तरल को द्रव और गैस, द्रव प्लस गैस दोनों को दोस्तों सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तरल कहा जाता है, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, यदि आप चल रहे हो, ठीक है, तो ठोस वस्तु बस में क्या घर्षण होता है? नहीं। यदि दोस्तों वायु है, वायु में भी तो घर्षण हो सकता है ना। एरोप्लेन चलेगी तो हवा के साथ घर्षण होगा ना, ठीक है। और जल में मछली तैरती होगी तो वहां भी तो घर्षण होता होगा। तो दोस्तों तरल के द्वारा जो घर्षण होता है ना, उसे कहा जाता है कर्षण। क्या कहा जाता है? कर्षण।
स्नेहक क्या होता है? स्नेहक मैंने बताया दोस्तों कि लुब्रिकेंट मतलब कोई चिकना चीज जो होती है, जैसे ऑयल हो गया, ठीक है। तो ऑयल का उपयोग किसके लिए करते हैं? घर्षण कम करने के लिए करते हैं ना। तो स्नेहक का उपयोग दोस्तों घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। जूते के तल और वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं? घर्षण को बढ़ाने के लिए। यहाँ कम नहीं करना भाई, यहाँ घर्षण बढ़ाना है, ताकि क्या हो, जूते के तल में घर्षण अच्छा होगा तो क्या होगा, हम फिसलेंगे नहीं। वाहनों के टायर में घर्षण होगा दोस्तों तो क्या होगा, तो वहां भी क्या होगा, वाहन जो है अच्छे से रोड के साथ पकड़ बना के चलेंगे। अगर चिकना वाहन बना देंगे तो क्या होगा, जैसे हमारे गाड़ी का चक्का जो होता है चिकना हो जाता है तो कहते हैं ना कि यार भाई चक्का बहुत पुराना हो गया, बदल लो, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि दोस्तों उसकी ग्रिप खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, गाड़ी स्लिप होने लगती है। इसलिए तो दोस्तों वहां पर हम क्या बरतते हैं, वहां पर हमने देखा होगा कि इसलिए कहते हैं कि नए टायर में क्या होता है, ग्रिपिंग अच्छी होती है। इसलिए घर्षण बढ़ाने के लिए दोस्तों जूते के तल और वाहनों के टायर में क्या किया जाता है, खांचेदार बनाए जाते हैं। अच्छा, उचित आकार की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो याद रखना, जैसे मान के चलिए दोस्तों, आप उचित आकार कहां पर होता है, गैस, ठीक है, और द्रव, ठीक है। गैस और द्रव में जो घर्षण होता है दोस्तों या कर्षण के लिए दोस्तों क्या होता है, किसी भी वस्तु को उचित आकार दिया जाता है। जैसे हेलीकॉप्टर का जो बनावट होती है दोस्तों, उसकी बनावट ऐसी होती है कि वायु में कम घर्षण हो, ठीक है। इसी प्रकार से मछली की जो शरीर होती है और जो जल हवाई मतलब पानी के जहाज होते हैं, जलयान होते हैं, उनकी भी संरचना इस प्रकार से की जाती है दोस्तों कि घर्षण कम हो, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, उचित आकार देके क्या होता है, घर्षण को कम किया जा सकता है गैस या वायु वाले वस्तुओं में, ठीक है। अच्छा, मैंने बताया था आपको घर्षण 3 प्रकार का होता है, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक, ठीक। सबसे ज्यादा स्थैतिक होता है, उसके बाद सर्पी होता है और सबसे कम होता है लोटनिक। ये क्वेश्चन भी क्या हुआ है, पूछा गया है। आप ये मत सोचना कि यहाँ ये सिर्फ शब्द लिखे हुए हैं भाई, ये सारे क्वेश्चन है। मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं। तरल द्वारा लगाया गया घर्षण क्या कहलाता है, कर्षण। घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्नेहक का। जूते के तल खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं, घर्षण बढ़ाने के लिए। वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं, घर्षण बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आपसे पूछा गया था कि उचित आकार देकर घर्षण किस में कम किया जाता है, तो याद रखना दोस्तों, पक्षी हो गए, ठीक है, मछली हो गई, या तरल या द्रव या गैस जैसे वस्तुओं में क्या होता है, उचित आकार देके घर्षण कम किया जाता है, ठीक है। घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा घर्षण सबसे कम होता है या घटते से बढ़ते कम। तो याद रखना, सबसे ज्यादा घर्षण स्थैतिक, फिर सर्पी, फिर लोटनिक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, क्योंकि 20 क्वेश्चन सॉल्व करना हमको। देश के धन के रूप में सूचक के रूप में, देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। यदि आपने थोड़ी सी भी इकोनॉमी पढ़ा होगा दोस्तों कभी जीवन में, तो आपको पता होगा सोने का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, सोना। सोना दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना होता है, 79 होता है। इसका जो संकेत होता है दोस्तों, प्रतीक जो होता है AU, ठीक है। क्या होता है, AU, ठीक, ऑरम इसको कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों 79, ठीक है, 79 इसका परमाणु क्रमांक होता है गोल्ड का, और AU से इसको प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, तो ऐसे मान के चलो दोस्तों, आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को याद रखना, इसे कहा जाता है शुष्क बर्फ है। क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ धातु की बात हुई है तो थोड़ा सा मैं 1-2 आपको फैक्ट बता देता हूं। जैसे ऊर्ध्वपातन टॉपिक है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन से भी क्वेश्चन आते हैं। ऊर्ध्वपातन होता क्या भाई, तो यदि मान चलो कोई पदार्थ है दोस्तों, वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए। किससे, ठोस से सीधे गैस में। जैसे दोस्तों ठोस से द्रव ना बने और डायरेक्ट गैस हो जाए, ठीक है, ये डायरेक्ट गैस से दोस्तों ठोस बन जाए तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अच्छा, ऐसे 3 ऊर्ध्वपातित पदार्थ पूछ ले, ठीक है, ये पूछ ले कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, तो याद रखना दोस्तों कपूर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका नेप्थलीन, ठीक है, कपूर, नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड। कौन सा, अमोनियम क्लोराइड। ये 3 ऊर्ध्वपातित पदार्थों के नाम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। याद रखना कपूर, नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड जो है दोस्तों, ये क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं। चलिए, ये तीनों चीज बता दिया मैंने आपको। शुष्क बर्फ क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, 3 ऊर्ध्वपातित पदार्थों के नाम, है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नागफनी में कांटा किसका रूपांतरित प्रकार होता है। तो देखिए दोस्तों, नागफनी जो होता है ना, ठीक है, आपने देखा होगा नागफनी या कोई भी कटीला झाड़, ठीक है, उसमें क्या होता है दोस्तों, कांटा किसका रूपांतरित रूप होता है, ठीक है। तो किसका रूपांतरित होता है भाई, कांटा जो होता है दोस्तों पत्तियों का रूपांतरित रूप होता है, ठीक है, नागफनी में। उससे फायदा क्या होता है कि उसको क्या होता है, कोई जानवर नहीं खा पाता, पहली चीज, ठीक है। क्या होता है, जैसे मान चलो दोस्तों कोई कटीला झाड़ होता है ना, तो याद रखना कटीले झाड़ ज्यादा वहां उगते हैं जहां पानी की मात्रा थोड़ी कम होती है, वनस्पति कम होती है, ठीक है। तो यदि वैसे ही तो वनस्पति कम है और यदि उनको जानवर खा
जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, जो नांगफनी टाइप के जो पौधे होते हैं, कटीले पौधे, ये अपने में क्या होता है, पत्तियों को कांटे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, शाकाहारी पशु से क्या होता है, वो खा नहीं पाते है ना। और याद रखना दोस्तों, जो नागफनी के जो पौधे होते हैं ना, ठीक है, नागफनी के पौधे, उसमें जो कांटे होते हैं, ठीक है, ये पत्तियों के परिवर्तित रूप होते हैं और इन्हीं में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आलू क्या है। आलू याद रखना दोस्तों, आलू तना है, प्याज भी तना है, अदरक भी तना है, हल्दी भी तना है, केसर भी तना है। ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं कि आलू किसका रूपांतरित रूप है, ये क्या है। आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, केसर ये सारे तना है, ठीक है, स्टेम है। और गाजर, चुकंदर, सलजम, मूली ये सारी क्या है, जड़ है, रूट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, टांकाधार किसका मिश्र धातु है। मैं आपको 5 मिश्र धातु के नाम बताऊंगा सिर्फ। कितनी मिश्र धातु के नाम, 5 मिश्र धातु के। इनको 100% घोंट लेना, क्योंकि 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी बुक में दोस्तों ये 5 मिश्र धातु के नाम ही मिलते हैं और 5 मिश्र धातु से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बाकी मिश्र धातु से क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है। ठीक, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में दोस्तों ये 5 मिश्र धातु दिखती हैं, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो टांका किसका है, लिड और टिन का है, मतलब लेड और टिन का है। ठीक है, लेड और टिन का किस मिश्र धातु, टांका या सोल्डर जिसको कहते हैं। ठीक, चलिए मैं आपको दोस्तों 5 मिश्र धातु बताने वाला हूं। ये पांचों मिश्र धातु बिल्कुल ऐसे रट लेना, ठीक है, कि आपको सोते समय भी कोई पूछे ना तो आपको याद आ जाए। ठीक, तो इस्पात किससे मिलकर बनता है। पहली चीज तो याद रखना दोस्तों, इस्पात को स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं इस्पात को, इस्पात को स्टील भी कहते हैं। ठीक, स्टील भी कहते हैं इस्पात को। ठीक है, इस्पात जो होती है दोस्तों 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोहा, ठीक है, निकल, निकिल भी कहते हैं, और क्रोमियम। ठीक है, लोहा, निकिल, क्रोमियम से मिलकर स्टील बनता है या इस्पात बनता है। अगर पूछे पीतल किसकी मिश्र धातु होती है दोस्तों, तो कॉपर 29 प्लस जिंक 30। ठीक है, पीतल में तो याद रखना 29-30 है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है, जिंक का 30 होता है, तो पीतल क्या हो गया 29-30। ठीक है, 29-30। कांसा क्या होता है दोस्तों, तो कांसा में देखिए यहां भी कॉपर आएगा, ठीक, कॉपर आएगा, लेकिन यहां जिंक की जगह टिन हो जाता है। क्या हो जाता है, टिन हो जाता है। कांसा में क्या आ जाता है, टीन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सोल्डर मैंने बता दिया अभी, लेड। ठीक है, लेड और क्या होता है इसमें, टीन होता है। ठीक, और अमलगम दोस्तों याद रखना, इसमें क्या होता है, मरकरी या पारा होता है, और इसमें कुछ अन्य तत्व भी मिल जाते हैं। ठीक, तो सारे मैंने बता दिया ना, ये पांचों मिश्र धातु जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, मिश्र धातु क्या होती है, देखिए दोस्तों, मिश्र धातु वो होती है यदि दो से अधिक धातु, ठीक है, 2 या 2 से अधिक धातु को मिला दो, ठीक है, तो क्या बन जाता है, वो मिश्र धातु बन जाती है। या फिर धातु और धातु को मिलाने से समांगी मिश्रण जो होता है दोस्तों, उसको भी हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मतलब समझ रहे हो ना, एक सा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मिला दिए, उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, आप जैसे मान चलो रेता मिला रहे हो, ठीक है, और मिट्टी मिला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा किलो रेता मिला दिए और 1 बोरा क्या मिला दिए, मिट्टी मिला दिए, ऐसा नहीं, ये विषमांगी हो जाएगा। समांगी मतलब दोस्तों एक जैसा। ठीक, चलिए पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, तो भाई पित्त उत्पन्न होता है गॉल ब्लेडर में। कहाँ उत्पन्न होता है, गॉल ब्लेडर में। या दोस्तों ये यकृत जो होता है लीवर, ठीक, उसमें उसके पास पाया जाता है एक गॉल ब्लेडर। तो याद रखना पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, गॉल ब्लेडर में उत्पन्न होता है। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है भाई, तो मैंने बता दिया हूं जब पढ़ा रहा था टॉपिक जैव प्रक्रम, तो बताया था एमाइलेज या एमिलेज भी कहते हैं। भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ हो जाता है, भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है मुंह से। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां संपन्न होता है, तो याद रखना दोस्तों, पाचन का अधिकांश भाग मानव शरीर में छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके बाद इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको पता होगा दोस्तों, शक्कर की बीमारी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, मधुमेह कहते हैं या डायबिटीज भी कहते हैं। इंसुलिन कहां से स्रावित होता है, इंसुलिन कहां से स्रावित होता है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, अग्नाशय से। कहां से, अग्नाशय। अग्नाशय याद रखना दोस्तों, अमाशय मत कर लेना, अमाशय अलग हो जाता है, पित्ताशय अलग होता है, और ये अग्नाशय है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो भाई पीलिया में लीवर प्रभावित होता है, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, यकृत कहते हैं या जिगर भी कहते हैं। ठीक है, तो पीलिया में दोस्तों यकृत, लीवर या जिगर भी कहा जाता है, वो वाला भाग प्रभावित होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वही है यकृत, जिसे लीवर कहते हैं अंग्रेजी में, और अपनी सिंपल भाषा में जिगर भी कहा जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो याद रखना दोस्तों, छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक, तो ये सब चीजें दोस्तों आपको पढ़ना है। ठीक है, मैंने पढ़ा चुका हूं। ठीक, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप
देख लो, ठीक है। और नहीं देखना है दोस्तों तो ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो भाई पढ़ा रहा हूँ, ठीक, क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन एग्जाम होगा ना, ठीक है, जिस दिन एग्जाम होगा उसके बाद मैं पूरा फिर वो वाले एग्जाम के पेपर लेके आऊंगा और आपको स्क्रीनशॉट लेके बताऊंगा कि मेरे कौन से वीडियो से साइंस का कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अगर जो बंदा सही में पढ़ रहा है ना तो उसको निश्चित रूप से फायदा होगा। चलिए, चालन संभव होता है तो देखिए दोस्तों, चालन जो होता है याद रखना, वस्तु को संपर्क में रखा गया हो और उनमें भिन्न ताप होना चाहिए। जैसे मान के चलो दोस्तों, यहाँ दो वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये वस्तु और ये वस्तु दोनों बराबर गर्म है तो क्या इनमें चालन संभव होगा? नहीं होगा, ठीक। अगर मैं कहूँ कि दोनों वस्तु ठंडी है और तो इसमें चालन होगा क्या? नहीं होगा। तो चालन कब होगा भाई? मान के चलो दोस्तों, यहाँ पर रख देता हूँ मैं क्या, अच्छी कोई गर्म सा एक कोई भी चीज रख देता हूँ, यहाँ आग ही रख देता हूँ उदाहरण के लिए, ठीक है। और यहाँ रख देता हूँ पानी एक गिलास में भर के, है ना, या एक बर्तन भर के। तो क्या होगा? ये आग ही ठंडी होगी या फिर ये गर्म होगा? बताइए। यहाँ अगर आग रखी है और यहाँ पानी रखा है तो गर्म क्या होगा? पानी होगा ना। मतलब उसमें कहाँ से जाएगी? कहाँ से जाएगी? यहाँ से, मतलब गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, वस्तुओं को संपर्क में रखा देना चाहिए और उनमें भिन्न तापमान होना चाहिए। यहाँ गर्म और ठंडा, तो गर्म ठंडा रहेगा दोस्तों, तो गर्म से ठंडा की ओर उसमें प्रवाहित होती है, ठीक। तो याद रखना, वस्तुओं को संपर्क में रखा गया हो और इनमें भिन्न तापमान होना चाहिए। समान ताप पे नहीं होगी, एक दूसरे से पृथक होती है तो भी नहीं होगी, ठीक है। और जब वस्तुएं भिन्न ताप पर हो, उनके मध्य दूरी व्यवस्थित हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वस्तु क्या होना चाहिए? उनका तापमान में अंतर होना चाहिए, ठीक। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा का प्रवाह 3 तरीके से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण दोस्तों याद रखना, ठीक। चालन क्या होता है? ठोस में होता है, ठीक है। संवहन क्या होता है दोस्तों? द्रव और गैस में होता है। और विकिरण क्या होता है? जैसे सूर्य से किरण आ रही है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर कभी पूछ ले आपसे कि थर्मामीटर जो होता है जिससे हम तापमान नापते हैं, उसमें जो सूचक होता है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है, तो 35 से 42 डिग्री तक होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता क्या कहलाता है? उसे कहते हैं जनरेटर या डायनेमो कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर। जनरेटर को डायनेमो भी कहते हैं और जनित्र भी कहते हैं, ठीक है। नाम सब याद रखना, क्योंकि पेपर जो होता है ना इंग्लिश में बनता है और हिंदी में ट्रांसलेट होता है गूगल से, ठीक है, कंप्यूटर से। चलिए, तो जनित्र भी कहते हैं जनरेटर को, डायनेमो भी कहते हैं। तो क्या होता है इसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सिंपल सी बात है, शादी ब्याह में जाते होंगे तो पुराने जमाने में, अब तो आपने अभी भी आपने देखा होगा डीजे बजते हैं तो वहाँ जनरेटर चलता है। तो वहाँ क्या होता है? जनरेटर में क्या होता है? एक वो घूमता है ना, झन 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 ऐसा, ठीक है। तो उससे क्या होता है? वो यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक मतलब दोस्तों यंत्र के द्वारा, और विद्युत मतलब करंट उत्पन्न हो रहा है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है वो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन समझ रहे हो आप? माइक्रोफोन, माइक्रोफोन मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है, आप अपना हेडफोन समझ लो, ठीक है। क्या समझ लो? माइक्रोफोन को क्या समझ लो? हेडफोन समझ लो। तो माइक्रोफोन जो होता है ना दोस्तों, ये ध्वनि ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में, आपके कान में अंदर कान में जो लगा रहता है ना, उसमें वो विद्युत ऊर्जा जाती है, ठीक है। तो याद रखना, माइक्रोफोन जो होता है ना, तो क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ठीक। लाउड स्पीकर जो होता है दोस्तों, लाउड स्पीकर में क्या होता है? यहाँ विद्युत ऊर्जा जो होती है, विद्युत ऊर्जा जो होती है दोस्तों ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। किसमें होती है? विद्युत ध्वनि में कन्वर्ट होती है। ट्यूबलाइट में क्या होता है भाई? ट्यूबलाइट में हमने करंट मतलब विद्युत दिए और क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, या ऊष्मा भी होती है ट्यूबलाइट जलने से, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा क्या होता है? ट्यूबलाइट में प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर में तो देखिए, विद्युत मोटर में क्या दोस्तों क्या होता है? विद्युत मोटर में हम विद्युत देते हैं, करंट देते हैं, तो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या होती है? वो घूमती है ना, तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है विद्युत मोटर में। विद्युत बल्ब में क्या होगा? सिंपल सी बात है, विद्युत मतलब करंट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? प्रकाश में होगा, और बल्ब से भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा दोनों में कन्वर्ट होती है। सोलर सेल में क्या होता है? सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से ऊर्जा लेते हैं और वो काहे में कन्वर्ट होती है? सोलर सेल लगा के हम लाइट जलाते हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ठीक। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती क्या करती है? मोमबत्ती दोस्तों रासायनिक ऊर्जा, ठीक, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब रासायनिक परिवर्तन होता है मोमबत्ती का जलना। मैंने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, रासायनिक क्या होता है? ऊर्जा होती है, उसमें प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होती है मोमबत्ती। विद्युत सेल में क्या होता है भाई? विद्युत सेल में भी रासायनिक ऊर्जा रहती है और वो क्या होती है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और एक सितार होता है, तो सितार में दोस्तों ऐसा सितार होता है, उसको टिंग 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 बजाते हैं तो क्या निकलती? ध्वनि निकलती ना, मतलब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होती है।
मैंने सारी चीज पढ़ा चुका हूं, है ना। राइजोबियम क्या है दोस्तों, राइजोबियम एक प्रकार का क्या होता है, सहजीवी जीवाणु होता है, ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। अब सहजीवी क्या होता है दोस्तों, मिलकर काम करने वाले, सह मतलब क्या होता है, सहपाठी कहते हैं ना, ठीक, समझ गए ना, सहपाठी मतलब मिलकर काम करने वाले, ठीक। राइजोबियम में दोस्तों क्या होता है, एक सहजीवी जीवाणु होता है। ये पाया कहाँ जाता है, तो याद रखना दोस्तों, ये पाया जाता है दलहन पौधे और फलीदार जो पौधे होते हैं, जैसे सेम हो गया, मटर हो गया, ठीक है, चना हो गया, ठीक। तो दलहन पौधे में दोस्तों ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है उनकी जड़ों में, और ये करता क्या है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या होता है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है दोस्तों, ठीक है, वो डायरेक्ट पौधों के अंदर नहीं जा पाती, इसलिए क्या कर देता है दोस्तों, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके क्या करता है, वहां पौधों को फायदा पहुंचाता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों देखा होगा आपने, जो दाल वाली फसलें होती है ना, वहां ज्यादा खातू की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये सहजीवी जीवाणु होता है। अच्छा, लाइकेन का नाम सुना होगा आपने, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि लाइकेन दोस्तों किसके किसके बीच में पारस्परिक कल्याणकारी सहभागिता है, तो कवक और शैवाल। क्या होता है, लाइकेन जो है दोस्तों, कवक और शैवाल का पारस्परिक कल्याणकारी सहभागिता का क्या है, सहजीवन है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेनिसिलिन का नाम आपने सुना होगा, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, है ना। ये सारे फैक्ट हैं, याद रखना। पेनिसिलिन तो क्या है दोस्तों, पेनिसिलिन बताइए क्या है, पेनिसिलिन है क्या एक्चुअल में, ये एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक। डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, एंटीबायोटिक देता है ना, तो वही एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इथ्रोमाइसिन, ये चारों नाम याद रखना दोस्तों। इनमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन इनमें से एंटीबायोटिक है या कौन नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी पूछा गया था है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन दोस्तों याद रखना, ये होता है, पेनिसिलिन भी होता है, टेट्रासाइक्लिन और इथ्रोमाइसिन, ये चारों दोस्तों एंटीबायोटिक होते हैं। एंटीबायोटिक में होता क्या है दोस्तों, कि इससे क्या होता है, जब ये जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है, ठीक है, या उनको नष्ट कर देता है। क्या होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों, उनकी वृद्धि को रोकता है या उनको समूल नष्ट कर देता है, ठीक है। और मैंने बता चुका हूं, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अच्छा, दूध से दही बनता है, आपने सुना होगा, उसमें लैक्टोबैसिलस क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का क्या पाया जाता है, जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर बनने के लिए धातु में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको स्टेबल बनना है, ठीक है, मतलब हम यहाँ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, धातुओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो धातु में दोस्तों जिसमें इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या होती है, वो स्टेबल धातु कहलाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, त्याग कर देते हैं, ठीक है। चलिए, धातु M के ऑक्साइड का सूत्र M2O3 है, तो उसके नाइट्राइड का सूत्र होगा, ठीक है। तो नाइट्राइड जहां भी आता है दोस्तों, उसमें याद रखना सिंगल N लगता है, क्या लगता है, सिंगल N, MN हो जाएगा, है ना। ये सारे फैक्ट है आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहा दोस्तों, तो मैंने आपको खुद देख लेना, अपचयन भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ऑक्सीकरण भी पढ़ा चुका हूं, प्रतिस्थापन भी पढ़ा चुका हूं, विस्थापन भी पढ़ा चुका हूं, संयोजन, वियोजन, कई प्रकार की अभिक्रिया पढ़ाया था मैंने, ऊष्मा छोपी, ऊष्मा शोषी, विद्युत वियोजन, प्रकाशी वियोजन, ये सारी अभिक्रिया पढ़ाया था, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, ये कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं दोस्तों, और क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन को वियोजन भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। प्रतिस्थापन मतलब क्या है, ट्रांसफर होना, ठीक है, मतलब एक की जगह दूसरी चीजें जाना, ठीक, टूट जाना, ऐसा कह सकते हैं, समझ सकते हैं ना। तो याद रखना दोस्तों, लोहा कील तांबा सल्फेट विलयन के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहा जाता है। ये दोस्तों क्या है, ये जो है ना, जो वाला लाइन लिखी है, ये एक एग्जाम्पल दी हुई है एनसीईआरटी में, तो डायरेक्ट उसने क्वेश्चन वहां से छापा है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक दो चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अपचयन, तो अपचयन में क्या होता है, आपको मैंने बताया था, बताइए। अपचयन में दोस्तों याद रखना, ऑक्सीजन की कमी होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी अपचयन में, और यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, किसमें, अपचयन में। और ऑक्सीकरण में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, क्या होता है, ऑक्सीजन की यहाँ वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है ऑक्सीकरण में, लेकिन अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। आप तो सिर्फ ये याद रखना कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, बाकी सब आप क्या कर लोगे, बना लोगे, ठीक है। अच्छा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, मतलब एक की जगह दूसरी चीज जाना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विस्थापन क्या होता है, विस्थापन में क्या होता है दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर हो जाता है उसका भी, ठीक है। ये सारी चीजें। ऊष्माक्षेपी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ठीक। ऊष्माशोषी क्या होता है दोस्तों, जिसमें अभिकारक मतलब दोस्तों जो भाग लेते हैं रिएक्टेंट, उसको तोड़ने के लिए प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, वहां पर ऊष्मा निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
निषेचित अंडे को क्या कहते हैं? तो निषेचित अंडे को दोस्तों जाइगोट कहते हैं, जाइगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ठीक, ये पढ़ा चुका हूं मैंने, है ना। यदि आपको लगता होगा नहीं पढ़ाया हूं तो आप जाइएगा दोस्तों फिर से, कहाँ वो मैं जो पढ़ा रहा था, कौन सा टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको फूल वाला जो टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, ठीक, जो पढ़ाया था ना उसमें जाके देखना। निषेचित अंडे को दोस्तों युग्मनज कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो डिटेल है, अंडाशय के अंदर दोस्तों नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है। कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर, तथा युग्मनज का निर्माण होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बीज का निर्माण कहाँ से होता है? तो बीज का निर्माण बीजांड से होता है। अच्छा, कौन सी चीज फल में बदल जाती है? तो याद रखना दोस्तों, अंडाशय फल में बदलता है। ठीक है। अच्छा, वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? तो याद रखना दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और वृषण किसमें पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक, महिलाओं में पाया जाता है। पौधे का जनन अंग कौन सा होता है? फूल होता है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन कौन से होते हैं? इसमें पपीता और तरबूज दोस्तों। ठीक है, पपीता और तरबूज है। ठीक है, ये एक लिंगी उदाहरण है। और सरसों और गुड़हल, सरसों और गुड़हल दोस्तों याद रखना, ये उभय लिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है? इनमें उभय लिंग मतलब स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज और बताया था, जब अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन पढ़ा रहा था मैं, तो अलैंगिक प्रजनन के प्रकार में मैंने दोस्तों द्विखंडन, बहुखंडन, खंडन, मुकुलन सब पढ़ाया था। ठीक है, एक कायिक प्रवर्धन भी पढ़ाया था। तो अमीबा में याद रखना द्विखंडन होता है। 100% लिख लो आप, कितने परसेंट लिख लो आप? 100% दोस्तों, अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो। ठीक है, अमीबा द्विखंडन, प्लेज्मोडियम में बहुखंडन। ठीक, बिल्कुल रट लेना इनको, है ना। अमीबा द्विखंडन, अमीबा क्या होता है दोस्तों? अमीबा दो भागों में टूटता है। प्लेज्मोडियम में याद रखना, प्लेज्मोडियम बहुत सारे भागों में टूट जाता है, बहुखंडन। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा में दोस्तों खंडन होता है। क्या होता है? खंडन होता है। ठीक है। इसके अलावा हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा और ईस्ट मुकुलन होता है। ठीक है। और एक और होता है कायिक प्रवर्धन, जैसे गुलाब में हम क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, कट करके लगाते हैं ना, उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जिसमें क्या होता है दोस्तों? जिसमें फल में बीज नहीं पाया जाता। ठीक, जैसे केला हो गया, उसमें कायिक प्रवर्धन होता है ना। निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? भाई सोना शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, बिल्कुल याद रख लेना। अब देखिए, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु क्रोमियम। धातु की बात हो रही दोस्तों, तत्व की बात नहीं हो रही है ना। तो सबसे हल्की धातु लिथियम, भारी धातु ओस्मियम और सबसे कठोर धातु क्रोमियम। द्रव अवस्था में धातु कौन है? पारा है या मरकरी है। द्रव अवस्था में धातु नहीं, अधातु हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में अधातु क्या होती है? ब्रोमीन, Br से डोनेट करते हैं। ठीक है, ब्रोमीन। लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। शरीर में तांबा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ऐसी कौन सी धातु होती है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? तो वहां आंसर में लिखा था दोस्तों सोडियम, लेकिन याद रखना लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों धातु को दोस्तों याद रखना किससे काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है। यदि उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि उपयुक्त सभी दे दिया, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के नाम जरूर देगा। ठीक है। अच्छा, तड़ित चालक जो तांबा होता है, तड़ित चालक होता है दोस्तों, जो क्या होता है? तड़ित चालक समझ रहे हैं, बिजली गिरने से जिसको रोकने के लिए बनाया जाता है, तो वो तांबे का बना होता है। और तांबे का शत्रु तत्व कभी पूछ ले दोस्तों, तो तांबे का शत्रु तत्व होता है गंधक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब आता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मतलब उभरा हुआ। क्या? उत्तल उसे उभरा। उभरा मतलब बाहर की ओर उभरा। आ से अवतल, अवतल मतलब आ, मतलब अंदर की ओर दबा रहता है। ठीक, जब मैंने आपको प्रकाश वाला टॉपिक पढ़ाया था तो बताया था। दर्पण दर्पण होता क्या है? दर्पण जिसमें प्रतिबिंब देखते हैं, जिससे हमारे घर का दर्पण। ठीक, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की जो सतह होगी दोस्तों क्या होगी? वो होगी समतल, मतलब परिवर्तक सतह समतल होती है। और गोलीय दर्पण की कैसी होती है? गोलीय होती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, समतल दर्पण जो होता है ना, इसमें वस्तु के बराबर प्रकार का और सीधा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर ही बनेगा, उसी के टाइप का बनेगा, सीधा बनेगा। और इसमें फोकस दूरी का मान कितना होता है? अनंत होता है। इसमें समतल दूरी में फोकस दूरी का मान अनंत होता है। अब गोलीय दर्पण जो होते हैं दोस्तों, याद रखना गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल मतलब बताया कि उसे उत्तल, उसे उभरा। कहाँ उभरा? बाहर की ओर। ठीक है, इसमें आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। और वाहनों में जो पीछे देखने के लिए जो दर्पण होता है दोस्तों, वो उत्तल होता है। अवतल दर्पण की बात करते हैं दोस्तों, अंदर की ओर दबा हुआ होता है और वास्तविक बनता है प्रतिबिंब, लेकिन उल्टा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? उल्टा बनता है। क्वेश्चन क्या पूछा था? निम्न से केवल आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? ठीक है, तो केवल आभासी बनाता है दोस्तों उत्तल। ठीक है, अवतल में दोस्तों वास्तविक, आभासी, ठीक है, वास्तविक और उल्टा ये भी बन सकता है। ठीक है, तो याद रखना केवल आभासी की बात पूछे जाए तो उत्तल दर्पण केवल आभासी बनाता है, लेकिन ये आभासी और वास्तविक दोनों बना सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है। सिंपल सा दोस्तों, घर में खोआ उठाते हैं अपन, क्या माँ बाप उठाते हैं, दूध लेते हैं, उसका करते हैं, उसको देते हैं, उसका जल बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? जल निष्कासन करते हैं ना, सिंपल सी बात है, जल निष्कासन।
आपने दूध पाउडर की चाय तो पिए होंगे, ठीक है। तो दूध पाउडर की जो दूध पाउडर बनता है दोस्तों, उसका जल निकाल देते हैं और उसको फिर प्रोसेस करके क्या बना जाते हैं, दूध पाउडर बना देते हैं, ठीक। सिंपल सी चीज है। दूध का पीएच मान याद रखना 6.4 होता है, ठीक है। कैसा होता है, 6.4 होता है। हल्का सा क्या, हल्का सा अम्लीय होता है मान के चलो, है ना। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करने पर और एक बार ठंडा करके जो भंडारा कर लिया जाता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं, ठीक है। क्या होता है पास्चुराइजेशन, क्या होता है दोस्तों, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उनके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए दूध ज्यादा जल्दी खराब नहीं होता है ना। तो उसको क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं या पास्चुरीकरण कहते हैं, ठीक है। और उसको भंडारा कर लिया जाता है। फलों के रस से अल्कोहल और शराब जो बनता है दोस्तों, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, ठीक। दारू बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, सिंपल सोच लो, है ना। ईस्ट शर्करा को क्या करते हैं दोस्तों, निम्नीकरण करते हैं और अल्कोहल में परिवर्तित करता है, ठीक है। अच्छा, ब्रेड और इडली जो फूटता है दोस्तों, उसका कारण क्या है, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होना। किसकी वृद्धि होना, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेजीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जब मैं कोशिका पढ़ा रहा था तो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों पढ़ाया था, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, इसमें केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों का अंतर आपको बताया था वहां पर। तो इसमें देखिए दोस्तों, आकार छोटा होता है, बड़ा होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इस वाले क्वेश्चन, इस लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया उसने, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आप बिल्कुल मत सोचना। क्वेश्चन आएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सामान्यतः क्रोमोसोम होता है, तो ये एक होता है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। और कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे, यूकेरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड होता है या नहीं होता है, तो होता है भाई, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों में आपके करना अंतर याद कर लेना। एक आपके पास दो कील है, एक तीसरे सिरे वाली और दूसरे भौर, मतलब एक दोस्तों आपके पास सिंपल सा एक नुकीला खीला है और एक बोठला खीला है। बोठला मतलब समझ गए आप, शुद्ध भाषा समझते होगी मध्य प्रदेश की, ना मध्य प्रदेश के हो तो। नुकीली मतलब दोस्तों ये नुकीली हो गई है ना, नुकीली होती है। और बोठली मतलब दोस्तों सिंपल है ना, बोठली है। तो कौन सी जल्दी ठोकेगी, दोनों ताकत से ठोकेंगे, तो जो नुकीली सिरे वाली होगी वही ठोकेगी ना जल्दी, जिसका सिरा तीक्ष्ण नुकीला है वो पहले घुसेगी, ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये होगा 20 प्रश्न। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और चैनल को नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, ठीक। कल वीडियो नहीं आ पाया, ठीक है। इसका कारण यह था कि लाइट नहीं थी। क्या नहीं थी, लाइट गोल हो गई थी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, खम्भे अम्बे गिर गए थे, तो लाइट ही नहीं थी, तो मोबाइल ही चार्ज नहीं हो पाया था दोस्तों। इसके कारण मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।